नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में भी देख लिया होगा कि सेल डिवीज़न का 4th वीडियो मैंने ये पोस्ट किया है आपके लिए, मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न के लिए। ठीक है, इसको मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न जब हम लोग जानते हैं तो जान लीजिए कि मियोसिस और रिडक्शन जो डिवीज़न होता है, जिसको अर्धसूत्री या न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, ये हमेशा जनरेटिव सेल में होता है। जनरेटिव सेल कहने का मतलब होता है जनन कोशिका, जनन कोशिका में ही ये होगा। ठीक है, अगर बात करें इसके डिस्कवरर के बारे में, विजमैन नामक साइंटिस्ट ने 1887 में सबसे पहले प्रजनन करती हुई कोशिकाओं को उन्होंने देखा था, और उन कोशिकाओं में जो प्रजनन कर रही थी कोशिका, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या थी उसमें उन्होंने आधी होती हुई दिखाई दी या कमी दिखाई दिया उनको। ठीक है, तो इसी के आधार पर विजमैन ने पहले देखा। बाद में फार्मर और मूरे नामक साइंटिस्ट ने 1905 में फिर से एक ऐसी कोशिका देखा कि कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और वहाँ पर वो नाम देते हैं, उसको मियोसिस नाम देते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड मियोम से मिलकर बना हुआ है, टू रिड्यूस आर डेमिंस कहलाता है। समझ गए मियोसिस, ये हो गया मियोसिस। आप समझ गए होंगे कि कैसे आधा उसमें बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जब भी ये आधा होती है तो आप जानते हैं कि जो पेरेंट सेल होता है वो हमेशा दुगुणित होती है, दुगुनी अवस्था में रहती है, डिप्लॉयड होती है। लेकिन न्यूनकार विभाजन या रिडक्शन डिवीजन होता है, इसलिए यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी रह जाती है। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था में रहती है। ठीक है, जनन कोशिका में विभाजन हुई तो हमेशा हेप्लॉइड कंडीशन में आ जाती है। 2n मतलब द्विगुणित को दर्शाता है और n मतलब हेप्लॉइड या गुणित को दर्शाता है। पेरेंट सेल में हमेशा द्विगुणित होता है, लेकिन जब वो विभाजन होता है, डिवाइड होता है, मियोसिस डिवीजन न्यूनकारी विभाजन, तो जनक सेल में सिर्फ अगुणित अवस्था में पहुंचता है। ठीक है, हम उसको n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। मियोसिस जो डिवीजन होता है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें होता है इंटरफेस। चूँकि इंटरफेस पहले होता है, जिसको तैयारी की अवस्था बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ही होता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। उसके बाद में थोड़ा सा इंटरफेस की अवस्था होती है, इसमें इंटरफेस भी होता है इसमें, जहाँ पर समसूत्री विभाजन के लिए, चूँकि मियोसिस डिवीजन के द्वितीय अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है, पहले के बाद होती है। ठीक है, आगे इंटरफेस के जो सेल डिवीजन है उसको 3 भागों में बांटते हैं। इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस में तैयारी की अवस्था बोलते हैं, तैयारी होती है, उसमें सारे मटेरियल्स तैयार होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, जो कि निम्नलिखित प्रोसेस में होता है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के पहला प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये ऐसे करके आता है। इसमें सारी अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सब में एक एक लिखा हुआ है रोमन लिपि में, मतलब समझ लीजिए ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था को दर्शा रही है, जो कि कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था है। प्रोफेज फर्स्ट होती है जो पूर्व अवस्था होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली होती है, जो अनेक उप शाखाओं में बटी होती है, उप अवस्था में बटी होती है। पहला लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकाटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डाइकाइनेसिस। ठीक है ना, ये आपको पूरे 5 आपको देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोफेज फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में आपको आखिर में ये सेल डिवीजन होता है, पूरे केंद्र के विभाजन के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद इंटरफेस के बाद में फिर से आता है बीच का जो खाली स्पेस होता है, वहाँ पर फिर से इंटरफेस होगा। इंटरफेस के बाद में मियोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, तो यहाँ पर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ऐसा लिखेंगे आप पूरा। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है और सीधा नाम ही लिखा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जान लीजिए सबके सामने आपको 2 लिखना है, मतलब रोमन लिपि से 2 लिखना है, डबल, तो जो दर्शाता है अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अर्धसूत्री विभाजन लंबी समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था कि जो लंबी समय तक चलने वाली प्रक्रिया है उसमें मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन सेकंड में समसूत्री विभाजन होता है। ये जान लीजिए आप लोग, समझ में आए, जैसे कि जनरेटिव सेल में होता है। अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले हम जाएंगे इंटरफेस पे। इंटरफेस आप सबको पता है, उसमें सारे मटेरियल का निर्माण होता है। उसके बाद में जाता है कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाती है तब फिर से आता है इंटरफेस, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट पहले ही मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में 5 उपावस्था में बटी हुई रहती है। क्लियर है। उसके बाद में जाता है सेकंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका डिटेल अकाउंट आपके सामने। सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं।
ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की मतलब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकार विभाजन की पहली अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट में काफ़ी लंबी चलने वाली अवस्था होती है। सबसे पहली इसकी उपावस्था होती है जो कि 5 उपावस्था में बटी होती है प्रोफेज फर्स्ट। एक होता है लिप्टोटिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिप्टोटिन होता क्या है। लिप्टोटिन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। लेप्टोस मीन्स होता है थिन, निमा मीन्स होता है थ्रेड। ठीक है, मतलब पतली धागे नुमा संरचना। कहने का मतलब है गुणसूत्र क्रोमोमियर युक्त पतले धागों और लिप्टोनिमा के रूप में होते हैं। ठीक है, इसका विशेष कैरेक्टर यही देखने को मिलेगा आपको कि प्रारंभिक चरण में केंद्र का आकार बढ़ता है, क्रोमेटिन जाल धीरे धीरे खुलने लगता है। गुणसूत्र इसमें पतले धागों के रूप में उलझे हुए दिखाई देते हैं। उन धागों को हम लोग यहाँ पर क्रोमेनिमेटा कहते हैं। ठीक है ना। पहले एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख लीजिए आप ध्यान से। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाया है क्योंकि इसी सेल में अब डिवाइड होना है, डिवीजन होना है। ठीक है, सबसे बाहर आपको दिखाई दे रही होगी इसमें अंदर एक केंद्रक बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद में अंदर क्रोमैटिन नेट और ऊपर में लगा हुआ सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि लिप्टोटिन अवस्था में यहीं से विभाजन की शुरुआत होगी, इसलिए मैंने इसको बनाया पहले। तो लिप्टोटिन में क्या हो रहा है, मैंने जैसा कहा कि गुणसूत्र इस प्रारंभिक चरण में केंद्र का आकार बढ़ेगा, क्रोमैटिन नेट धीरे धीरे खुलने लगेंगे, पतले धागों के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा, क्रोमोनिमेटा कहलाएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए आपको किस प्रकार का ये दिखाई देगा। इसके सेकंड स्टेज में क्या होता है, क्रोमैटिन के जो धागे होंगे वो जाल खुलेगा, गुणसूत्र लंबे और स्पष्ट हो जाएंगे। हर गुणसूत्र में बिड्स दिखाई देंगे, आपको छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे। सेंटर में देख सकते हैं, ये मैंने सेंट्रियोल बनाया अभी। ठीक है, ये जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, बीच में मनके दिखाई देते हैं, बिड्स दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। समझ में आएगा, जो कि बाद में गुणसूत्र का केंद्रीय बिंदु बनाएगा। क्लियर है, ये है आपका लिप्टोटिन स्टेज। इस समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद में आता है जाइगोटिन। जाइगोटिन ग्रीक वर्ड से बना हुआ, ये भी जाइगोस मीन्स होता है एडजॉइनिंग और पेयर्ड, निमा मीन्स होता है थ्रेड, अर्थात इसमें युग्मपट, हिंदी में कहते हैं इसको युग्मपट अवस्था बोलते हैं, चूंकि प्रोफेज फर्स्ट की ये सेकंड अवस्था है। इस अवस्था में मुख्य रूप से समजात गुणसूत्र के जोड़ों का निर्माण और जो सिनाप्सिस होता है, सूत्र युग्मन होता है, मतलब सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस का प्रमुख लक्षण ये देखिए, मैंने फिर से एक ड्रा कर दिया। लिप्टोटिन के बाद की स्टेज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस अवस्था में गुणसूत्र आकार में छोटे और घने हो जाएंगे, मतलब थिक और कंडेंस्ड हो जाएगा। देखिए मोटे मोटे मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, दो अलग प्रकार के गुणसूत्र का पेयर में बना रहा हूँ। देखिए दो उसमें पिंक दिखाई दे रहा है लगभग, और दो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये आपके समझने के लिए। वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहता है, केंद्र द्रव रहता है, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आकर पूरी लंबाई में जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बन गए हैं, आप देख सकते हैं। पेरेंटल गुणसूत्र वाले जो युग्मक होते हैं मातृक गुणसूत्र वाले युग्मक के साथ मिलकर जोड़े बनाएंगे। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य में पेयरिंग की क्रिया को ही हम लोग सिनॉप्सिस कहते हैं, अंतर्गठन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अंतर्गठन। इस प्रकार जो जोड़े बने हैं, एक पेरेंट का, एक मातृक मैटरनल का और दूसरा पेरेंटल का, पितृ का, तो ये कहलाता है बाइवेलेंट कहलाता है। सिनॉप्सिस की क्रिया के फलस्वरूप एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसको सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स, सिनॉप्टिमिनल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना गया है। ठीक है, जब सिनॉप्सिस की क्रिया गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से प्रारंभ होती है तो गुणसूत्र के छोरों तक आखिर तक होती है। इसे प्रोसेंट्रिक युग्मन या प्रोसेंट्रिक सिनॉप्सिस के नाम से जाना गया है। इस क्रिया में या इस स्टेज में समजात गुणसूत्रों के मध्य होती है, सिनॉप्सिस गुणसूत्रों के समजात भागों में होती है। ऐसे सिनॉप्सिस को सीडो सिनॉप्सिस कहते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड स्टेज पैकेटिन। पैकेटिन जो स्टेज होता है स्थूलपट, ये भी पैकस मीन्स होता है थिक और योग्ड, नेमा मीन्स होता है थ्रेड। जाइगोटिन अवस्था में जो समजात गुणसूत्र बने हुए हैं, ठीक है, इसमें युग्मन की क्रिया पूर्ण होते ही पैकेटिन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। मतलब युग्मन की क्रिया हुई यहाँ पर किसमें, जाइगोटिन में, और उसके बाद में पैकेटिन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। समझ में आया। पैकेटिन अवस्था जब प्रारंभ होती है तो क्या होता है, आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें बाइवेलेंट जो गुणसूत्र का आकार है वो आकार में छोटा हो जाएगा, मोटाई में वृद्धि हो जाएगी, अत्यधिक कंडेंस्ड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा संघनित मतलब मोटा दिखाई देगा आपको, एक मोटे धागे के समान संरचना के रूप में आपको ये दिखाई देगा। बाइवेलेंट जो वहाँ पर था, हर गुणसूत्र लॉन्गिट्यूडनली संपूर्ण लंबाई में विभाजित होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड बन जाएंगे। बाइवेलेंट अब टेट्राड में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए आपको 4 क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहा होगा एक एक गुणसूत्र में, आप गिन सकते हैं। पिंक में जैसे 4 क्रोमेटिड, ब्लैक में 4 क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहा है, चूंकि वो पेयर में है, एक पेरेंट का, एक पेरेंटल का, एक मैटरनल का, तो ये पेयर आपको दिखाई दे रहा हो। टेट्राड हो गया।
चतुष्क संयोजक बना लिया, वहां पर समजात गुणसूत्र के क्रोमेटिड वहां पर पास वआएगा, कुछ स्थानों पर कुंडलीकरण प्रदर्शित करेगा, कोइलेट हो जाएगा, एक क्रॉस बना लेगी, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। जहां पर क्रॉस बना लिया है, देखिए क्रॉस जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर क्रॉसिंग ओवर आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगा। गुणसूत्र खंडों में आदान प्रदान होगा वहां पर उसी जगह से, क्रॉसिंग ओवर वाली जगह से, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है विनिमय, ठीक है। विनिमय होने के बाद नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन का स्टेज। डिप्लोटीन जो कि डिप्लोनिमा के नाम से जाना गया है। डिप्लो मीन्स होता है डबल और टू, निमा मीन्स होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो सिनाप्सिस बना हुआ था, ठीक है ना, वहाँ पर अलगाव होगा, सेपरेशन होगा। समजात गुणसूत्र यहाँ पर धीरे धीरे अलग होने शुरू हो जाएंगे, जो कि डिप्लोटीन अवस्था में आपको दिखाई देगा, जो कि पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है। याद रखना हमेशा पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है, समझ में, और डिप्लोटीन में समापन होती है। तो दूसरा आप पढ़ रहे हैं डिप्लोटीन। पैकेटीन में प्रारंभ हुई, सिनाप्सिस बना, कॉम्प्लेक्स बना था वहां पर, और डिप्लोटीन में क्या देखने को मिलेगा? समजात गुणसूत्र अलग होगा, गुणसूत्रों का अलगाव सेंट्रोमियर से प्रारंभ होकर गुणसूत्र की ओर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होगा। टर्मिनलाइजेशन होगा का मतलब जो बाहर एक झिल्ली की संरचना है, वो झिल्ली की संरचना यहाँ पर लगभग नष्ट हो जाएगी, जो न्यूक्लियोलस रहेगा वो एब्सेंट होती जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर जंतु कोशिका है तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन पहले ही हो गया रहता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा उसको कहना चाहिए कि दिखा नहीं पा रहा हूँ, और मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ सेल डिवीजन पर, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होगा। गुणसूत्र के जो टेट्राड बने थे वहाँ पर, यहाँ पर बाइवेलेंट स्पष्ट हो जाएंगे, दो सूत्र स्पष्ट दिखाई देंगे। इस अवस्था को ही हम लोग डिप्लोटीन कहते हैं, मतलब डबल और टू थ्रेड आपको दिखाई देंगे। गुणसूत्र के अलग होने के पश्चात यहाँ पर गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड्स होते हैं कुछ विशिष्ट स्थानों पर किएज्मेटा का निर्माण करते हैं। देखिए जिस जिस जगह पर जुड़ा हुआ है, देखिए किएज्मा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? किएज्मा का निर्माण कहलाता है। जैसे जैसे टर्मिनलाइजेशन प्रक्रिया आगे बढ़ते जाती है, किएज्मेटा भी गुणसूत्र के आखिरी हिस्से तक जाते जाती है। अंत में आता है इसका पांचवा सब स्टेज, जो कि डाइकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइकाइनेसिस कहलाता है, ठीक है। डाइकाइनेसिस चूंकि प्रोफेस फर्स्ट का सबसे आखिरी स्टेज होता है, और इस स्टेज में क्या होता है? किएज्मेटा की संख्या कम होती जाती है। गुणसूत्र जो होता है किएज्मेटा की संख्या कम होती जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि वो टर्मिनलाइजेशन प्रक्रिया में आखिरी हिस्से तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोसोम होगा वो कंडेंस्ड हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, गुणसूत्र के चारों तरफ एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र के जो केंद्रक की परिधि होंगे वो अरेंज्ड हो जाएंगे, वेल अरेंज्ड हो जाएंगे। किएज्मेटा गुणसूत्रों की किनारों की ओर पहुंच जाते हैं। इस समय जो गुणसूत्र के किनारे होते हैं, केंद्र के किनारे की ओर पहुंच, गुणसूत्र के किनारे की ओर पहुंच जाते हैं। कौन? किएज्मेटा किनारे पर पहुंचा। इस दौरान केंद्रिका समाप्त होने लगती है, तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। जो सेंट्रोसोम रहता है, सेंट्रियोल रहता है, दो भागों में बढ़ जाती है। सेंट्रोसोम कह सकते हैं आप, दो भागों में बढ़ती है, और वहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है। और जो किएज्मा है देखिए आखिरी हिस्से पर ही जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस नष्ट हो गई, और जो मैंने डॉट डॉट अभी बनाया वो क्या था? स्पिंडल फाइबर का निर्माण था, तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद शुरू होता है यहाँ तक डाइकाइनेसिस कंप्लीट होता है। प्रोफेस फर्स्ट तक की 5 उप अवस्था यहाँ पर कंप्लीट है, याद रखना। उसके बाद में आता है डाइकाइनेसिस की बात है, फर्स्ट मेटाफेज डिवीजन आता है, ठीक है ना। क्या आता है डाइकाइनेसिस के बाद में? फर्स्ट मेटाफेज डिवीजन आता है। प्रोफेस फर्स्ट था सॉरी मेटाफेज फर्स्ट आएगा। मेटाफेज फर्स्ट में आपको ये देखने को मिलता है कि इस अवस्था में जो न्यूक्लियोलस रहता है, नाभिकी झिल्ली जो रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन पूरा हो चुका रहेगा। डाइकाइनेसिस के बाद पढ़ रहे हैं, वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इस अवस्था में क्रोमोसोम बाइवेलेंट क्रोमैटिड कोशिका और तर्कु तंतुओं के इक्वेटर में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब जो तर्कु तंतु बने रहते हैं, लगभग गुणसूत्र उसके मध्य में आना शुरू कर देता है। कहाँ पर आना शुरू कर देता है? मध्य में आना शुरू कर देता है। अरे एक मिस्टेक, ये थोड़ा सा कॉर्नर बन रहा है, ध्यान रखेंगे, इसको मध्य में बनाना था मुझे। मध्य की तरफ आना शुरू कर देता, समझ लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि साइड में लिख के कि मिड है, तो आप समझिए कि मिड में आना शुरू हो जाता है, धोखे से ऐसा बन गया।
ठीक है, मध्य भाग में इक्वेटर में व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, जो समजात क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर मध्य भाग से दूर अपने अपने ध्रुवों की ओर अभिमुख होते हैं, अपने अपने जो पोल होते हैं ध्रुवों की तरफ वो अभिमुख होना शुरू कर देते हैं। ये मेटाफेज की प्रथम अवस्था होती है। ये मिड रीजन मैंने बताया मेटावस्था में मिड में हो जाता है। बाइवेलेंट गुणसूत्र के जोड़ों का प्रत्येक गुणसूत्र दो और गुणसूत्र या क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। इस समय अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड सेंट्रोमियर अपनी ओर से तर्कतंतु से जुड़ा हुआ होता है। एनाफेज फर्स्ट आता है, इसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट के बाद में एनाफेज में जैसा कि आप जानते हैं कि तर्कतंतु का कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब संकुचन होता है। तर्कतंतु का संकुचन होने के कारण बाइवेलेंट के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने ध्रुवों मतलब सेंट्रियोल की तरफ खींचते जाते हैं। सेंट्रियोल की तरफ खींचते जाने के कारण यहाँ पर इस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। फिलहाल सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। इस अवस्था में गुणसूत्र का भी विभाजन नहीं होता। याद रखना, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, गुणसूत्र का भी विभाजन नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। परंतु जो समजात गुणसूत्र के अलग होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। प्रत्येक यहाँ पर अपने अपने ध्रुवों की तरफ आधे ही गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र देखिए और वहाँ पर ध्रुवों पर जाने वाले गुणसूत्र की संख्या देखिए, कम मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज मतलब होता है अंत्यावस्था। टील मीन्स होता है अंत। प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण आपको दिखाई दे रहा है। और जो अभी मैं बना रहा हूँ ये है गुणसूत्र उसके अंदर का। ठीक है, दो भागों में बढ़ गई। दो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, कुंडलीकरण या वलन समाप्त हो जाता है और वहां पर धागे फिर से थ्रेड के समान लंबे और पतले हो जाते हैं। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। समझ में है ना। टीलोफेज फर्स्ट के बाद में कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सिंपल, यहाँ पर जो दो सेल्स दिखाई दे रही है आपस में जुड़ा हुआ, बीच में खांच कंस्ट्रक्शन के कारण जो खांच बनी है वो खांच पूरी बीच तक जाएगी, मध्य तक जाएगी और यहाँ पर दो नई सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। देखिए दो अंडे, दो गोले मैंने यहाँ पर बनाए हैं, समझ लीजिए दोनों डॉटर सेल है। ठीक है, न्यू फॉर्मेटेड डॉटर सेल है जो कि पहले जो उपस्थित एक सेल से निर्मित हुई है। ये होता है साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, केंद्रकों की मध्य भित्ति के निर्माण द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका निर्माण हुआ? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। विभाजन को ही साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिससे कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक डॉटर सेल में प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्लियर है। तो ये हो गया डॉटर सेल जो कि किससे बना? एक कोशिका से बना हुआ है, याद रखना। इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ है, अर्धसूत्री या न्यूनकारी विभाजन हुआ है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। एक केंद्रक में होना चाहिए 4, लेकिन है कितना? 2। देख सकते हैं आप। टोटल एक केंद्रक में कितना गुणसूत्र था? ऊपर देखिए, पहला वाला डायग्राम देखेंगे 4, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में 2-2 ही दिखाई दे रहा है। यह डिसाइड हो गया कि यहाँ पर गुणसूत्र आधा आधा हो गया। क्लियर है, समझ में आया? ये हो गया डॉटर सेल। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले क्रम जो कि मियोसिस सेकंड कहलाता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था में हमको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर जो डॉटर सेल बना हुआ है उसी डॉटर सेल के आगे प्रक्रिया होती है कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया। इसमें भी पहले ही होगी। ठीक है, डॉटर सेल से ही आगे बनेगा। पहली प्रक्रिया इसमें भी डॉटर सेल होगी, लेकिन याद रखना इंटरफेज अवस्था होती है। इससे पहले थोड़ी देर रेस्टिंग पीरियड में जाती है, उसके बाद शुरू होता है कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस। पहला इसमें भी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले आता है प्रोफेज सेकंड। वहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट चल रहा था, यहाँ पर प्रोफेज सेकंड, यहाँ पर मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और आखिरी में टीलोफेज सेकंड आएगा, जहाँ पर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था होती है वो एक्चुअल में होमोटाइपिक प्रकार का डिवीजन होता है। याद रखना, होमोटाइपिक प्रकार का डिवीजन होता है, अर्थात ये समसूत्री विभाजन ही होता है, जिसके कारण जो अगुणित केंद्रक विभाजित होकर अगुणित केंद्रक जो विभाजित हुई है विभाजित होकर नई दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। आप ऊपर आपने देखेंगे कि 2 डॉटर सेल बन चुकी है। यहाँ पर क्या होगा? फिर से अगर आधी हो गई तो वो तो फिर 25% में चला जाएगा, तो गलत होगा। तो विभाजन हो चुकी है, उसका समसूत्री विभाजन यहाँ पर होता है। याद रखना, कैरियोकाइनेसिस पहली अवस्था, प्रोफेज सेकंड में केंद्रिका स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर के अतिरिक्त अन्य भागों से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। काइनेटोकोर जो बीच में रहता है क्रोमेटिड के मध्य में। ठीक है, इस अवस्था के अंतिम चरण तक केंद्रिका और केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है। तर्कतंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है आखिरी में। ठीक है, तर्कतंतु का निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। क्रोमेटिड्स में कुंडलीकरण होता है और वहाँ पर डायड एक्स के समान दिखाई दे रहा है। देखिए डायड एक्स के समान। अब आता है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है? जो सेल बना हुआ है वहाँ पर न्यूक्लियर केंद्रिका और क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा? मेटाफेज में देखिए, मेटाफेज सेकंड में ये प्रावस्था
बहुत कम समय के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तर्कतंतु के मध्य, पूरी तर्कतंतु के मध्य भाग में आ जाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, बीच में आ जाता है, ठीक है ना। सेंट्रोमियर तर्कतंत्र के मध्य भाग पर होगा, क्रोमेटिड्स ध्रुवों की ओर होगा, अपने अपने पोल की तरफ होगा। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर तर्कतंतुओं से जुड़े रहते हैं। इस अवस्था में अंत तक जो डायड होगा, एक्स शेप में जो दिखाई दे रहा है, वो 2 भागों में विभाजित होने लगता है। अंत में लगभग 2 भागों में विभाजित होने की प्रक्रिया को शुरू कर लेता है ये, ठीक है। जो आपको दिखाई देगा इसके बाद की अवस्था एनाफेज सेकंड में दिखाई देगा। समझ में, एनाफेज सेकंड में देखिए क्या होता है। द्वितीय पश्चावस्था के प्रारंभ होती, तर्कतंतु संकुचित होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक रिपल्सन, एक खिंचाव उत्पन्न होता है। सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाती है। हर डायोड से 2 डॉटर क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं और अपने अंतिम ध्रुव की तरफ पहुंच जाते हैं, अंत में ध्रुव की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉटर जो क्रोमोसोम बना है अपने अपने पोल की तरफ जाते ही यहाँ पर सेकेंड जो एनाफेज है पोल की तरफ जाएगा। याद रखना, ये जो धागे बने हुए हैं वो खींच रहा है उसको पोल की तरफ, ठीक है, वो पोल की तरफ जाएगा। और यहाँ पर द्वितीय अंत्यावस्था, द्वितीय पश्चावस्था यहाँ पर समाप्त होती है और द्वितीय अंत्यावस्था या टीलोफेज शुरू होता है। देखिए टीलोफेज में क्या होगा, ठीक है। जब खिंचाव होगा वहाँ पर तो जीव द्रव्य में भी थोड़ा सा जो कोशिका की शेप होगी वो बीच में खांच बनेगा। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसमें जो खींच रहा है ध्रुवों की तरफ चली गई, ध्रुवों की तरफ चली गई, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, ठीक है। ध्रुव की तरफ जाकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का निर्माण हुआ। जो स्पिंडल फाइबर है वो लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ पर बीच में कंस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब कहना चाहिए कि खांच बना हुआ रहता है, गर्त बना हुआ रहता है। वो खांच या गर्त दर्शाता है कि ये एनिमल सेल में होने वाला डिवीज़न है, ठीक है। तो ये एनिमल सेल में जो डिवीज़न हो रहा है यहाँ पर वो साइटोकाइनेसिस की अवस्था की तरफ जाएगी, साइटोकाइनेसिस में जाएगी। साइटोकाइनेसिस में जाएगी का मतलब क्या होता है, इसका जीव द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, क्योंकि एक कोशिका है। देखिए बीच में खांच बना है, खांच क्या 2 केंद्रक तो पहले ही बन गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य 2 भागों में विभाजित होंगी। समझ में आ गया, 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। जैसे वहाँ पर एक था, अब यहाँ पर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन, ये बनाते बनाते मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इसके द्वारा होता है, युग्मक का निर्माण होता है, गुणसूत्रों की संख्या का संतुलन बना रहता है। असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों का अपयूहन को कंट्रोल करके रखता है, मतलब गुणसूत्रों का जो अपयूहन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। जीन विनिमय होता है इस प्रक्रिया में, जिसके कारण विभिन्नताएं आती है जीवों के अंदर। म्यूटेशन की वर्षा गतिकी होती रहती है मियोसिस डिवीजन से। पथ ऑफ इवोल्यूशन बना हुआ रहता है, पीढ़ी का एक अंतरण बना हुआ रहता है इसमें, याद रखेंगे। विकास बना हुआ रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जीवों के बीच में एविडेंसेस ऑफ कहना चाहिए फॉर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म बनता है, जीवों के बीच में अंतर संबंध ये बना हुआ रहता है अर्थसूत्र विभाजन के द्वारा। तो इतने प्रकार के आप इंपॉर्टेंस या महत्व है जो अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। पूरे को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मियोसिस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। अब पहले मैंने समसूत्र विभाजन बताया था, अब मियोसिस डिवीजन बताया है। दोनों के बेस पे आप दोनों में अंतर अच्छे से तैयार कर लेना। अंतर के बेस पे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा, याद रखिए। कभी भी पढ़िए, कोई भी क्लास में जाइए, आप हायर क्लास में भी जाएंगे, हायर स्टडीज में जाएंगे, तभी वो पढ़ने को मिलेगा, पूछने को मिलेगा। वीडियो में इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेट आपको हमेशा मिले। थैंक यू।